डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जो बेसिक्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उस पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखिए, ये हमने जब मैंने आपको बिल्कुल ये बताया था, बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि क्या होते हैं वो, और फिर उनका स्पेक्ट्रम जब दिखाया था, तो उसमें क्या मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वो जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो आपको किस तरीके से याद करना है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले था मैंने आपको बोला था कि एक होगा हमारा यूवी से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यूवी से ये इधर की साइड वी बन रहा है, तो हम इधर की साइड ना विजिबल लिख देंगे, ठीक है। और विजिबल रीजन हमारा पता था कि विबग्योर से मिलकर बनता है, VIBGYOR, ठीक है। अब ये क्योंकि रेड है तो इधर की साइड इंफ्रारेड आ जाएगा, ठीक। और इंफ्रारेड से आगे अगर हम जाएंगे तो इंफ्रारेड के आगे हमारा हो जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स में इधर लाइन इधर कर देती हूँ मैं इसको। ये हमारा यूवी हो गया, ये विजिबल रीजन हो गया, फिर IR हो गया यानी इंफ्रारेड हो गया, फिर हमारी माइक्रोवेव्स हो गई, MR बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, और ये हो गई रेडियो वेव्स। और इधर की साइड चलेंगे तो हमारी सबसे पहले आ जाती हैं एक्स रेज और फिर आती हैं हमारी गामा रेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि एनर्जी जो है, अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं तो एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक। यानी कि इसकी एनर्जी जो होगी, गामा रेज की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी का ठीक उल्टा वेवलेंथ होती है। तो अगर यहाँ पर इस कॉर्नर पर एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा जो होगी हमारी वो मिनिमम हो जाएगी, और इधर की साइड एनर्जी मिनिमम है तो इसलिए लैम्डा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हम अपना आंसर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि गामा रेज, तो मैक्सिमम वेवलेंथ गामा रेज की तो है ही नहीं, गामा रेज की तो सबसे कम वेवलेंथ है, देख रहे हैं ना आप, ये वाला गामा रेज यहाँ पर जो आ रहा है गामा रेज GAMMA, तो इसलिए मैंने यहाँ पर G लिखा है, आप चाहे तो इसका सिंबल बना सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, फिर रेडियो वेव्स और एक्स रेज। तो रेडियो वेव्स हमारी सबसे कॉर्नर में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है हमारी वो रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के अगर हम देखें तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है द यूनिट माइक्रॉन एंड मिली माइक्रॉन आर टेकन फ्रॉम। ये जो माइक्रॉन और मिली माइक्रॉन है हमने कहाँ से लिया है, ये ग्रीक लेटर्स है तो वहाँ से हमने इसको लिया है। अब वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेव नंबर क्या था, वेव नंबर को हम कैसे डिनोट करते थे, न्यू बार से, और न्यू बार इज इक्वल टू क्या था, 1/लैम्डा, और लैम्डा जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम वेव नंबर का ये निकालेंगे सिंबल या यूनिट जो निकालेंगे हम इसकी, तो वो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, फिर ऊपर चला जाएगा तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा या सेंटीमीटर टू द पावर -1। तो इसलिए हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो सी, ठीक है। ये सब मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी तभी सब कुछ इंट्रोडक्शन में समझाया भी था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, वेव नंबर इज डिफाइंड एज, अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि वेव नंबर क्या है हमारा, न्यू बार, ठीक है। और न्यू बार हमने क्या लिखा अभी भी, 1/लैम्डा, और लैम्डा क्या होती है हमारी वेवलेंथ, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा 1/वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या है, इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 2.5 माइक्रॉन देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर वुड बी इक्वल टू। तो अब इन्होंने वेवलेंथ दे रखी है और हमसे वेव नंबर पूछा है, तो हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला तो ये है ही, और वेवलेंथ इन्होंने माइक्रोन में दे रखी है, और आंसर जो है हमारा सेंटीमीटर -1 में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अब क्या करेंगे, इस जो वेव जो हमारा ये 2.5 मैं यही लिख देती हूँ, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1/2.5 माइक्रोन लिखा हुआ है, माइक्रोन को हम क्या करेंगे इसको जो है सबसे पहले मीटर ही देख लेते हैं, हमें माइक्रोन में पता है कि 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। और इस मीटर को फिर हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सा तरीका, जैसे कई बार हमें एकदम से सेंटीमीटर में नहीं याद रहा है कि सेंटीमीटर में क्या है, तो मीटर तो जनरली हमें याद रहता है कि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो देखिए सिंपल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10⁻2 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो फिर 10 टू द पावर -6 मीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2, ठीक। और फिर हम इसको 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, यही मैं ऊपर कर दे रही हूँ उसको, चलिए, इज इक्वल टू 1/2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 लिखना है, ठीक है। अब यही 10 टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक। और 10 टू द पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 2.5, और जब हम ये हटाएंगे डेसिमल तो ऊपर एक और ज़ीरो लगेगा। अब बस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसको अगर हम काटेंगे तो 25 यानी 25 चौका 100 होते हैं, तो ये 0 0 0, तो 4000 सेंटीमीटर -1 इसका जो है वो आंसर निकलेगा, ठीक। तो आप डायरेक्टली सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और पहले मीटर में, मेरी तरह कि मीटर से फिर सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी तरीका अपनाएं उससे आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। फिर क्या है नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग अ रेडिएशन विद मिनिमम वेवलेंथ। अब की बार इन्होंने मिनिमम वेवलेंथ पूछी है। तो अभी अभी हमने पीछे देखा ही था कि मिनिमम वेवलेंथ कहाँ पर आ रही थी, मिनिमम वेवलेंथ थी यानी इस कॉर्नर पर, यानी गामा रेज की। तो गामा रेज की हो जाएगी हमारी मिनिमम वेवलेंथ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो गया गामा रेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द एनर्जी इज एसोसिएटेड विद लैम्डा इज इक्वल टू 7600 एंगस्ट्रॉम। अब देखो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का हमें और लैम्डा का एक रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपल, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो सबको पता है। एच न्यू क्या होता है, 1 फोटोन की एनर्जी, एच न्यू का मतलब होता है 1 फोटोन, ठीक है। ये 1 फोटोन की एनर्जी, और एच न्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ये सारे रिलेशनशिप आपको मैंने बता रखे हैं और आपको लोगों को पहले से भी पता होंगे, ये 12th क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना क्या क्या करना है, इसमें सिर्फ एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। तो एच क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। मैं इसको जूल सेकेंड में लिख रही हूँ, ठीक। ये यूनिट्स के साथ लिखना है आपको, यूनिट्स के साथ लिखेंगे तो फिर आपको एक दूसरे से इसको कैंसिल करने में और इसको चेंज करने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब c क्या है हमारा, c हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और अगर मैं पर सेकंड को ऐसे लिख दूं तो भी वही बात है, और इस सेकंड से ये सेकंड -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहीं पर आप कैंसिल भी करते चले साथ साथ। अब लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है, 7600, और एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हमारे मीटर में ही यूनिट दे रखी है। अगर ऊपर आपने सेंटीमीटर में लिखी होती वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आप नीचे भी फिर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं इसको। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर से भी मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। और इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 2.61 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। अब आप देखिए हमने जो ये एनर्जी दे रखी है ये किलो जूल पर मोल में है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है जूल, और यहाँ से कहीं कुछ मैच भी नहीं हो रहा, तो जूल को तो पहले किलो जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो जूल को जब हम किलो जूल में चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लोग ये भी आपको पता होगा, जैसे कि क्या होता है, जो 1 किलो जूल में कितने जूल्स होते हैं, 10 टू द पावर 3 जूल्स होते हैं, ठीक है। तो जब जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये 19 है और ये 23 है, तो कितना हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहीं पर, चलिए लिख ले रहे हैं यहीं पर, इज इक्वल टू
2.61 इंटू 10⁻²²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किलो जूल। अब इन्होंने पूछा है पर मोल, यानी एक मोल की। देखिए जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ये सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पर मोल पूछ रहा है, यानी एक मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी। तो 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, ये भी आप लोगों को पता, एवोगैड्रो नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 मोल में कितने फोटोन हो जाएंगे, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022, यहाँ पर बीच में पॉइंट है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निकली हमारी एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, ये हमारी 1 फोटोन की एनर्जी है, 1 फोटोन। ठीक है, हमें निकालनी है 1 मोल फोटोन की, और 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं, इतने फोटोन। तो 1 फोटोन की एनर्जी तो निकली इतनी, तो इतने फोटोन की कितनी होगी, इसको इस पूरे जो हमारी आया है वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 1.58, 1.57 के लगभग आता है आंसर। तो ये 1.58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है बेटा, जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं तो आप यूनिट्स का अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आप ढंग से सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं इसको पूरे को डिलीट कर देती हूँ। ठीक, और इसका आंसर हम यहाँ पर डी लिख देते हैं। अब द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमसे पूछी है फ्रीक्वेंसी और पूछा है वेव नंबर। अच्छा, अभी अभी हमने देखा था ना कि E इज इक्वल टू हम एच न्यू लिख रहे थे। ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, न्यू इज इक्वल टू हम सी एच सी अपॉन लैम्डा लिखा था ना, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी और इंटू 1 अपॉन लैम्डा, इसको हम अगर ऐसे लिखें, सी इज इक्वल सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा, और इज इक्वल टू सी 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार। तो हमारी रिलेशनशिप क्या बन जाएगी, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। तो हम यहाँ जहाँ भी कहीं पर ये है 8 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। फिर है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बोर्न ओपन हेमर अप्रोक्सीमेशन जब समझाया था तो बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है वो 4 एनर्जी से मिलकर बनी होती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रोटेशनल एनर्जी भी गिवन है, वाइब्रेशनल भी गिवन है, ट्रांसलेशनल भी गिवन है, और ऑल ऑफ द अबव भी गिवन है। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, भले ही उसने इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे रखी, लेकिन जितनी भी एनर्जी दे रखी है वो सब भी तो इंटरनल एनर्जी में आती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10th क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। ठीक है, यानी कि अब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इनमें से हमें वो देखना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ही था कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती। देखिए यहाँ पर एनर्जी अगर हम बात करें, एनर्जी सबसे, ये मतलब अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं, यहाँ से इधर चल रहे हैं, यानी अपने राइट से लेफ्ट की साइड चल रहे हैं, तो एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। तो गामा की सबसे ज़्यादा, एक्स रेज की उससे कम, यूवी की उससे कम, विजिबल की उससे कम। तो इसका मतलब इस तरह से ध्यान रखिए कि गामा की सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव की सबसे कम होती है। ठीक, तो रेडियो वेव की अगर सबसे कम है तो जाहिर सी बात है हमारे पास नीचे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की बना रखी है। ठीक है, अब रेडियो वेव से ज़्यादा इन्होंने विजिबल की दे रखी है और विजिबल से ज़्यादा इंफ्रारेड की दे रखी है। देखिए लास्ट और फर्स्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट और फर्स्ट जो इन्होंने दे रखा है रेडियो वेव्स, यहाँ पर भी रेडियो वेव्स है और यहाँ पर एक्स रेज है, और यहाँ पर भी रेडियो वेव्स है और यहाँ पर भी एक्स रेज है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, फिर बीच का चेक करना है। इसका मतलब बीच में गड़बड़ है। कई बार बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे रेडियो वेव्स देखेंगे और फिर एक्सरे कहीं को भी किसी को भी निशान लगा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है क्या, कि इंफ्रारेड की एनर्जी विजिबल से कम होती है। ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड कहाँ आएगा, हम विजिबल यहाँ लिखते हैं और इंफ्रारेड यहाँ लिखते हैं, और हम कह रहे हैं एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर रही है। तो एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब विजिबल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए इंफ्रारेड से। ठीक है, तो विजिबल की एनर्जी ज़्यादा हो तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब फिर से आ गया, देखिए पहले पहले क्या आया था, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी आया था, अब की बार वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब पहली बार जो कोई क्वेश्चन देखेगा, हम अभी भी देखा भी था, एच न्यू इज इक्वल टू हमने एच सी अपॉन लेमडा लिखा था, यानी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो जल्दी जल्दी में क्या होगा, सब ना बी लगा के आ जाएंगे कि सब क्लियरली दिख रहा है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। लेकिन अगर आप सारे ऑप्शंस देखें, बाकी जो दोनों ऑप्शंस दिए वो भी बिल्कुल ऐसे ही तो हैं। तो भाई न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा को आप, अब इस लेमडा को अगर हम इधर ले जाएं तो न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और लेमडा को हम इधर ले गए और न्यू को इसकी जगह पर ले आए, तो फिर क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये ना होकर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर जो बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं उनको भी चेक कीजिए, हो सकता है वो सारे ही करेक्ट दे रखे हो, ठीक। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन इन मीटर्स। अब देखिए, जब मैंने आपको ये स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो मैंने सारे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बताई थी आपको वेवलेंथ की, तो आप उस एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो वेवलेंथ आपको रीजन यूवी रीजन की बताई थी वो थी 10⁴ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अगर इसमें मीटर में चेंज करूंगी तो 10⁴ को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, और इससे लेकर 10⁻² को भी चेंज करेंगे 10⁻⁻10, ठीक। तो यहाँ इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 होती है। तो बस यहाँ पर 10⁻⁻5 है, -2 है, -12, 10⁻⁸ भी दे रखा है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द component that converts spectral radiation into signal and then detects it। तो डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट करने का काम होता है डिटेक्टर का। तो डिटेक्टर में क्या होता है, जैसे ही स्पेक्ट्रल रेडिएशन आते हैं उसको सिग्नल में चेंज कर देता है और उसको फिर डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। अच्छा, फिर नेक्स्ट है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें वाइब्रेशनल निकालने हैं। अब मान लीजिए आपको, मैंने आपको क्या बताया था, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए बताया था, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल के बताया था 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए बताया था 3n-6, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए आपको CO के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसा है ये मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले अगर आप 3n निकाल सकें, इसका 3n निकालना बताया था मैंने। 3n का क्या, n है ये, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स CO में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल वाइब्रेशंस इसमें जो है 6 है, और इस टोटल में ट्रांसलेशनल भी इन्वॉल्व है, रोटेशनल भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और वाइब्रेशनल भी इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ट्रांसलेशनल जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स में 3 होते हैं, ठीक। तो वो 3 हो जाएंगे। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए आपको ये जो पता, ये तो पता होना चाहिए कि ये तो दिख रहा है कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है। तो जब लीनियर मॉलिक्यूल है तो यहाँ से हम 3n-5 लिख सकते हैं इसका, और 3n-5 में हमने 3n तो कैलकुलेट कर लिया, 3n कितना था, 6, तो 6 - 5 = 1। तो लीनियर में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो आंसर आ जाएगा 1। तो 6 थे टोटल इसके, और 3 क्योंकि होते हैं इसके ट्रांसलेशनल, ठीक है, तो वो 3 ट्रांसलेशनल हो गए। और रोटेशनल कितने होते हैं लीनियर में, मैंने आपको बताया था रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं। तो रोटेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 कर देंगे प्लस, तो ये इस तरह से आया है आंसर, मतलब हमारा 3 + 2 5 हुआ, और 6 में से हमने 5 को इसलिए माइनस किया है। और यहाँ पर 5 और 6 क्यों आया था ये सब मैं आपको बता भी चुकी हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर पहले वो वीडियो देखेगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग एन एटम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करने हैं तो वो हमेशा 3n होते हैं, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा A। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन इसमें
कि वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, किस टाइप की एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये मैंने आपको तब एनर्जी लेवल्स बताए थे, तब भी आपको समझाया था कि देखिए अगर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल बना दिया और ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल बना दिया, तो एक तो हो गया इसमें ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल एक्चुअल में वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना होता है, और वाइब्रेशन लेवल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे रोटेशनल लेवल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर मैं इसको, ये एक लाइन जो है, ये लाइन नहीं है एक्चुअल में, इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स भी हैं। देखो इसको अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, ये ठीक है, फिर ये ऐसे खींच दिया, ठीक, फिर मैंने एक छोटी छोटी लाइन्स बनाई और फिर ऐसे खींच दिया। तो जो ये छोटी छोटी लाइन्स हैं ये रोटेशनल लेवल्स को बता रही हैं, ठीक है। जो ये बड़ी बड़ी लाइन है ये वाइब्रेशन लेवल को बता रही है, ठीक। और यहाँ ऐसा ही ऊपर भी होगा कि एक छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बना हुआ होगा वाइब्रेशनल लेवल, और वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बने होंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल को बताता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल। तो ये नीचे वाला लेवल है, सपोज ये E1 मान लेते हैं, और ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने पूछा है एनर्जी मैक्सिमम किसकी। रोटेशनल लेवल देख रहे हैं कितने छोटे हैं, ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं बहुत छोटे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल को एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में जाना है तो उसे इतनी सी एनर्जी की जरूरत है, छोटी सी, बहुत कम अमाउंट की एनर्जी। वाइब्रेशन लेवल में जाना है तो उसे इतनी एनर्जी की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाना है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाने के लिए हमें इतनी एनर्जी। तो आप कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16th का सी। अगर वो पूछते कि किसके लिए मिनिमम है तो वो रोटेशनल लेवल हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर एनर्जीज। तो वो मॉलिकुलर एनर्जीज मैंने आपके सामने यहाँ बनाई रखी है। सबसे ज़्यादा ई इलेक्ट्रॉनिक होती है, फिर ई वाइब्रेशनल होती है, फिर रोटेशनल एनर्जी, और ट्रांसलेशन तो सबसे कम वैल्यू होती है। तो इसलिए 17th का जो है ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग एन एटम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पॉली एटॉमिक है, अगर नॉन लीनियर है वो, तो नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n-6 होते हैं, क्योंकि नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रहेंगे, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो जाएंगे। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 3n- यानी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से हम 6 माइनस कर रहे हैं। तो 6 कहाँ से आ रहा है, 3 आ रहा है फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 3 आ रहा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 = 6 हो जाएंगे। तो टोटल 3n में से, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब मैंने आपको जब रीजन्स बताए थे स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, तभी सब बताया था कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें कौन कौन सी रीजन से हमें देखने को मिलती है। तो विजिबल रेंज से हमें विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है, यूवी रेंज से हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज से हमें मिलती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19th का सी ऑप्शन, ठीक। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोन ओपन हीमर अप्रॉक्सीमेशन विच एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मैंने आपको बताया था मतलब एकदम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये अगर आपको रोटेशनल एनर्जी, मतलब रोटेशनल लेवल में जाना है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जाएगा तो उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। मान लीजिए एक रोटेशन लेवल है ये, और दूसरा रोटेशन लेवल है ये, ठीक है, तीसरा हो गया ये। तो अगर मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसे सिर्फ इतनी ही एनर्जी मिलेगी, तभी वो यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर हमने उसे इतनी एनर्जी दे दी कि बस वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ से यहाँ कभी नहीं पहुँचेगा वो। मतलब अगर आप, मैं इसको एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसके कंसर्न में समझाऊं, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर मॉलिक्यूल को इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज ये 5 किलो जूल थी, तो 5 किलो जूल मिलेगी तभी वो ऊपर जाएगा। अगर आपने उसे दे दी 2 किलो जूल, तो ऐसा नहीं कि वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर तो कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, क्योंकि हर एनर्जी लेवल का अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए जो भी कोई एनर्जी इसे दी जा रही है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही है, और इसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटाइज्ड एनर्जी बोल देते हैं।
तो जितने भी ये लेवल्स मैंने बनाए, रोटेशनल बनाया, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक, सबके लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक्सेप्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये मैंने आपको जब बोन ओपनहेमर अप्रॉक्सीमेशन समझाया तब बहुत अच्छे से समझाया था कि वो क्वांटाइज नहीं होती ट्रांसलेशनल, बाकी सारी एनर्जी क्वांटाइज होती है, वाइब्रेशन हो, रोटेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी। सिर्फ यही एक एनर्जी है जो क्वांटाइज नहीं होती। ट्रांसलेशन तो सिर्फ मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे तो जितनी भी एनर्जी मिले मूवमेंट के लिए, तो जरा सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो मूव करेगा, तो ट्रांसलेशन एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती। अ मॉलिक्यूल कैन एक्साइटेड टू ओनली द नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल। कोई भी मॉलिक्यूल जब एक्साइट होगा तो हमेशा वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो एक्साइट होगा। एक्साइटमेंट का क्या मतलब होता है, ये हमारी नीचे लेवल है, एक ऊपर लेवल है। नीचे वाली लेवल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाले लेवल को कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। तो जब नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो इसका मतलब वो एक्साइट हो रहा है। और एक्साइट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस उसको हमने कुछ एनर्जी दे दी, उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया तभी तो वो ऊपर जा पाएगा। और अगर उसे ऊपर से नीचे आना है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज करेगा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से वो नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि एक्साइट होता है। तो हायर लेवल में अगर जाना चाहे, वो रोटेशनल लेवल हो, चाहे वाइब्रेशन लेवल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो, वो एक्साइट अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व। अब देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए उसको क्या चाहिए, रोटेशनल एनर्जी चाहिए। और रोटेशनल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया कि रोटेशनल लेवल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत ही जरा जरा से, ठीक है। और हर वाइब्रेशन लेवल के बीच में होते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी को तो बहुत ही, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो रोटेशनल एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है एनर्जी का। तो हमें चाहिए इसमें वेरी हाई एनर्जी चेंज तो होगा ही नहीं, नो एनर्जी चेंज भी नहीं होगा क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, नन ऑफ द अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है स्मॉल एनर्जी चेंजेस। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमेशा स्मॉल एनर्जी चेंजेस होते हैं। अगर यही पूछता कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व, तब हम लिखते कि अ वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में चाहिए बहुत स्मॉल एनर्जी। फिर है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ है। अब देखो जितने भी वेवलेंथ अगर हाई है, हमारे पास ऑप्शन है ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये तो रिलेशनशिप हमें याद ही है, तो इसका मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी लेमडा उतना कम होगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हायर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी देखा था। तो यहाँ पर अगर हायर वेवलेंथ है तो एनर्जी जो है वो लोअर होगी, ठीक है, ना तो हायर होगी, ना इंटरमीडिएट होगी, ना जीरो होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंबल सेंटीमीटर माइनस वन। सेंटीमीटर माइनस वन अभी अभी हमने देखा था वेव नंबर का जो है सिंबल एक्चुअल में यूनिट होती है। तो आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाई वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपसे रेडिएशन दे देंगे, उसका पूछ लेंगे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे हो सकती है, या उसकी वेवलेंथ दे देंगे कि इसको मीटर में कितनी वेवलेंथ का हो सकता है, तो आपको वो रेंज भी याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम, उस पर बन सकते हैं क्वेश्चन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे उठा के कि भाई इसमें से बता दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अब तक हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि क्या क्या बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम इसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।